हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजेश जी, आपसे शुरुआत करूंगा। बादल साहब की ये जो सुप्रीम कोर्ट को ही बार बार सामने आना पड़ रहा है, जिस तरीके से मैंने भी जो ओपनिंग रिमार्क में कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है, सरकार ये कहती है गहना है, जो जितनी ये जो संस्थाएं हैं ये कानून का गहना है, लेकिन कैसा दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह को सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई रास्ता बच नहीं रहा है। अभी कल ही एक मामले में जिस तरीके में जो झारखंड से जुड़ा मसला था, पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा, फटकार लगाना पड़ी है। क्या आप देखते हैं, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे राजेश जी? धन्यवाद संजीव। देखिए, भारत की संविधान सभा ने जब हमारा लोकतांत्रिक ढांचा बनाया था तो उसमें मोटे तौर पर 3 बड़े स्तंभ थे और उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और ये मुझे कहने में बहुत अच्छा भी लग रहा है कि दशकों तक इन मुख्य स्तंभों ने एक दूसरे के सम्मान, अनुशासन, प्रतिष्ठा और मर्यादा की रक्षा की है। कभी कभी अपवाद के तौर पर बीते 75 साल में हमने देखा है कि एक आध बार कभी कोई किसी 2 संस्थाओं के बीच में, मतलब विधायिका या न्यायपालिका में या कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई टकराव की स्थिति बनी या असहमति की स्थिति बनी, तो हमने ये पाया कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बरकरार रखते हुए दोनों स्तंभों ने इस बात पर ध्यान दिया। ठीक वैसे ही कि जैसे हम अगर याद करें तो जो पुराने हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, राजीव गांधी रहे हों, नरसिंह राव रहे हों, अटल बिहारी जी रहे हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, तो इन सब के कार्यकाल में मैं याद कर पाता हूं कि कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर अपनी व्यवस्था दी जिससे केंद्र सरकार सहमत नहीं थी, तो भी उन सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार ने अपने आप को झुकाया। हम ये पहली बार देख रहे हैं इस बार कि सर्वोच्च न्यायालय की जो संप्रभुता है, एक तरह से जो उसका व्यवहार है, ऐसा मुझे लगता है कि जो हमारी लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को लेकर थोड़ा सा खिन्न करने वाला है। और खिन्न करने वाला इसलिए है क्योंकि मैं कह सकता हूं कि ये संस्थाएं बहुत डेमोक्रेटिक अंदाज में काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं कहता कि नियमों के खिलाफ काम कर रही हैं, लेकिन उनकी मंशा कुछ ऐसी है कि उनके नजर में जहां एक तरह से सम्मान जो होता है वो उस नजर से देखें तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा कहीं न कहीं हाशिए पर जाता हमें नजर आता है कई मामलों में। अब ऐसी स्थिति में कोई लोकतंत्र चलेगा कैसे? मुख्य बात यह है कि अगर लोकतंत्र किसके लिए बनाया गया, इंसान अपने चलाने के लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था गढ़ता है, रचता है उस व्यवस्था को, और अगर हम ही अगर उस व्यवस्था को नहीं माने तो उस व्यवस्था को ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उसका कोई रूप आकार में हमारे सामने मौजूद हो। अंततः एक नियम हम बनाते हैं, कायदा कानून हम बनाते हैं, संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत वो संस्था काम करती है, और जब ऐसा होता है, नहीं होता है, तब मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये जो ताजा उदाहरण आपने दिया है ईडी का हुआ है, आज ही हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैक्ट चेकिंग कमेटी जो बनाई थी पीआईबी ने, उस पर भी रोक दिया है। अब जब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं तो हम ये पाते हैं कि सत्तारूढ़ दल और सरकार 2-3 तरीके से मोर्चों पर अपने आप को आगे कर रही है। एक तो वो खुद अपने तई जो तमाम संसाधन झोंक रहे हैं, सरकारी संसाधन और प्राइवेट संसाधन, जो भी उनके अपने पार्टीगत संसाधन है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो आज आरोप है कि वो पैसे खर्च नहीं करने तक के लिए उनके पास नहीं है, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तो प्रतिपक्ष को आप प्रचार ना करने दें और आप अपना प्रचार धुआंधार करें। दूसरा, अगर चौथा स्तंभ जो बनता है, जिसको हम लोगों ने मान लिया है कि हम चौथे स्तंभ है, कि अपने अभिव्यक्ति के लिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने हैं, जैसे हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं,
जिस मंच पे बात कर रहे हैं, जिस माध्यमों पे, यूट्यूब के माध्यमों पे बात कर रहे हैं, उन सारे माध्यमों में हम ये पाते हैं कि अगर पीआईबी की फैक्ट चेकिंग कमेटी जो है, अगर ये काम करने लग जाती, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक ना लगाता, तो आपके सारे कंटेंट पर को गिराया जा सकता था। उस कंटेंट के पर कोई भी सरकार कोई भी एक्शन ले सकती थी और ये कर सकती थी कि भाई आपने गलत किया है, क्राइम किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको भी रोक लगाया है। ईडी वाले मामले में देखिए, मैं बताऊं कि भारत सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके भी जितने भी आला अफसर हैं, जब वो शपथ लेते हैं, जब वो अपनी नियुक्ति पर काम शुरू करते हैं, तो वो एक मर्यादित आचरण से बंधे होते हैं। उनका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कहीं ना कहीं संवैधानिक आचरण से जुड़ता है। तो उसमें साफ होता है कि आप गलत नहीं करेंगे। मतलब मैं बहुत बोलचाल की लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उनकी जो आचार संहिता होती है, ऐसे में तकलीफ होती है जब ईडी किन्हीं खास इरादों का पालन करते हुए वो हमारे तमाम संवैधानिक रूप से निर्वाचित सदस्यों पर, मतलब विधायकों पर, सांसदों पर, मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई करता है, और तमाम वर्गों पर तो हो ही रही है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, ये लगता है कि बहुत पूर्वाग्रही है और बहुत मेरा ख्याल है कि बहुत पवित्र भाव से की गई कार्रवाई नहीं है। और इस बात को सरकार, हम मतलब ये सोचना चाहिए कि हमें इस तरह की किसी भी कार्रवाई से अवाम क्या सोचती है, अवाम को झटका लगता है। जी बिल्कुल। नहीं राइट सर, लेकिन इसमें यह भी देखते हैं कि दोहरा रवैया है, दो तरह की कार्रवाइयां हैं और इतने बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लगता है जैसे ही आप उस मशीन से धुलकर निकलते हो भारतीय जनता पार्टी नामक, उसके बाद ईडी का रुख, ईडी का रवैया, उसकी कार्रवाइयां सब ठप हो जाती हैं। और देखिए अभी हम देख रहे हैं, बेशक हमें किसी के साथ ना सहानुभूति है ना हमको किसी का पक्ष लेना है, अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बार बार जो उन्होंने पहले बार हम देख रहे हैं सम्मन्स जो बार बार भेजे जा रहे हैं और एक जो दबाव की कोशिश है उसको चुनौती उन्होंने दी और एक पूरे कानून सम्मत उसके साथ में दी गई है। तो कैसे देखिएगा कि क्या इसको दो तरह का व्यवहार, दो तरह का रवैया, क्या आप कहेंगे? देखिए, ये बात जो एजेंसियां हैं या जो संस्थाएं हैं या जो शिखर संस्थाएं हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि वो जो है इस देश की आवाम के लिए काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है। सैलरी भारत सरकार उनको देती है, उनके वेतन भत्ते और तमाम जो उनके काम करने के कायदे कानून हैं वो भारत सरकार ने तय किए हैं, लेकिन वो करते देश के लिए काम करते हैं। तो दो तरह के पैमाने अगर वो करते हैं, अगर एक नियम के आधार पर, तो इसका नुकसान किसको होगा? जाहिर है देश को होगा। और ये भी बात उनके ऊपर खुद पर भी सवाल उठ खड़ा होता है कि वो अपना व्यवहार, अपना आचरण जो है ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं। और वो जैसे कि एक बार मुझे याद है कि 10 बरस पहले भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बोलती थी, वही बोला करती थी। तो अब वही एक स्थितियां ऐसी हम लोग भी कह सकते हैं कि जो एजेंसियां हैं वो ऐसी तोते जैसे ही तो व्यवहार कर रही हैं। तो ये स्थिति हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। जैसा राकेश सर कहते, राजेश सर आपके पास आऊंगा कि एकमात्र लक्ष्य सत्ता, सत्ता और सिर्फ सत्ता, उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं, देश की कोई चिंता नहीं। और सबसे बड़ी चीज कि जनता जो सर्वोपरि है इस लोकतंत्र में। आप जब चुनाव आप करा रहे हैं, या तो आप घोषित कर दीजिए, चुनाव रोक दीजिए कि नहीं हम ही है, अब सीधी बात की कोई और नहीं, हम ही हम और हम। तो क्यों, आप कैसे देखिएगा इसको, जो परिदृश्य है राजेश सर? देखिए संजीव, ये तो संभव है ही नहीं कि इस देश ने जो हमारा संवैधानिक लोकतंत्र का जो ढांचा स्वीकार किया है संविधान में, उस ढांचे को कोई बदल दे। आपको एक संविधान सभा की बहस की एक घटना इस संदर्भ में याद आ रही है मुझे कि जब संविधान सभा ने अपने संविधान को सारा लगभग अंतिम रूप दे दिया, तो ये सवाल उठा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल चूंकि राष्ट्रपति के नुमाइंदे होते हैं, तो उस राष्ट्रपति शासन के दरमियान वो राज्यपाल वो
उस प्रदेश का शासन करेंगे, क्योंकि कोई निर्वाचित सरकार तो उस वक्त होगी नहीं, तो राष्ट्रपति शासन कर रहेगा। तो राज्यों का तो हाल इस तरह से हो गया। लेकिन अगर केंद्र में ऐसी स्थिति बन जाए तो केंद्र में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान क्यों नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उत्तर दिया, उसका काफी बहस हुई उस पर, और जवाहरलाल नेहरू जी ने उत्तर दिया उस पर कि देखिए, अगर राज्यपाल निरंकुश हो जाए राज्यों में, अगर वो अधिनायकवादी कोई मानसिकता उसकी बन जाए, तो उसके ऊपर दिल्ली में राष्ट्रपति बैठा हुआ है जिसको राज्यपाल रिपोर्ट करता है, तो उसके उस तानाशाही वाले मानसिकता पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन एक बार आप कल्पना करें कि दिल्ली में अगर राष्ट्रपति बैठा हुआ है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो और राष्ट्रपति शासन अगर जो है निरंकुश हो गया या उसके अंदर अधिनायकवादी मानसिकता आ गई, तो उसके ऊपर कौन है? फिर तो उसके ऊपर तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि बड़ी मुश्किल से, जिस तरह से हमको उस गुलामी से मुक्ति मिली थी, हम एक दूसरी गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए इस देश के संवैधानिक ढांचे में दिल्ली में, मतलब केंद्र में, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं है। ये इस उदाहरण का मकसद मेरा यह है कि उस समय हमारे संविधान निर्माता इतने संवेदनशील थे कि किसी भी सूरत में तानाशाही से वो अपनी इस देश को बचा के रखना चाहते थे। अब अगर ऐसा होता है कि अघोषित सही, क्योंकि हम लोगों ने आपातकाल का भी दौर देखा है और उस दौर के दरमियान भी देखा है कि क्या किस तरह की कार्रवाई होती थी, लेकिन अभी अब तमाम स्तर पर देखिए, न्यायपालिका की बात हम कर रहे हैं, कार्यपालिका तो अब एक तरह से उसने समर्पण कर दिया है, विधायिका जैसी है जिस स्थिति में है हम सब जानते हैं, और मीडिया का तो मैंने आपको उदाहरण बताया ही, आज ही वो जैसे ये फैसला हुआ है, और तमाम तरह के जो मीडिया में कितनी स्वतंत्रता है कितनी नहीं है वो हम सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा कि हम इसमें अवाम को शामिल ना करें। अवाम, मेरा मतलब ये है कि लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी भी तो होना चाहिए। अगर लोग विरोध नहीं करेंगे, लोग इसकी आलोचना नहीं करेंगे, तो कोई तंत्र कैसे इसको आगे विरोध करेगा? ये ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तानाशाही के घुड़सवार सवारी करेंगे तो उसको रोकना तो पड़ेगा, और ये हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वो उसका पूरे प्रावधान उसमें है। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि अगर इंसान अपने लिए सिस्टम बनाता है, इंसान अपने लिए तंत्र बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सुप्रीम कोर्ट, आखिर इंसानों ने तो बनाई है। अब इंसान ही अपनी बनाई व्यवस्था में अगर यकीन ना करे तो फिर लोग क्या करें? हम और आप क्या कर सकते हैं? जी संजीव।